नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत में किस तरह से अमीर लोग, कॉरपोरेट, सरकार, मंत्री, नेता और अधिकारी मिलकर आम आदमी को लूटते हैं और सारे कानून तोड़ते हैं, और इस देश के एलिट का कैरेक्टर क्या है, इस बात को अगर आपको समझना है तो एक नया कांड सामने आया है, किडनी का कांड। कैश फॉर किडनी फॉर कैश, किडनी बेचने खरीदने का रैकेट। इस रैकेट में सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग एक्सपोज होंगे और बहुत सारी सच्चाइयां सामने आएंगी। आप समझेंगे कि किस तरह से इस देश का सिस्टम आम आदमी का खून पीने में लगा हुआ है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। इस स्टोरी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने से पहले स्टोरी में कुछ कैरेक्टर हैं। इसमें एक कैरेक्टर हैं डॉक्टर संदीप गुलेरिया। 2019 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर चुके हैं। इसी सरकार के दौर में संदीप गुलेरिया के ऊपर 2016 में भी एक किडनी कांड के आरोप लग चुके थे। अब दोबारा से उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। इस स्टोरी का दूसरा हिस्सा है अपोलो अस्पताल। वो अपोलो अस्पताल जिसमें डॉक्टर संदीप गुलेरिया प्रैक्टिस करते हैं और उनके ही अधीन इस अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की जाती हैं। इस स्टोरी का तीसरा हिस्सा है वो गरीब देश जहां से लोगों को बहला फुसला कर उनकी किडनियां लाई जाती हैं, और ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में म्यांमार से किडनी लाई गई। इस स्टोरी का चौथा हिस्सा है लंदन का द डेली टेलीग्राफ, जो हमारे हिंदुस्तान के पूरे मीडिया संस्थानों और पूरे के पूरे नेटवर्क पे थप्पड़ 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 लगाता है और एक स्टोरी करता है जो हमारे भारत की है, जिसको करना हमारी जिम्मेदारी थी, और हम सब लोग भक्ति भाव में लीन रहे, हमारे देश का मीडिया, और उसने आकर हमारे देश की एक बड़ी कलई खोल दी। इसका एक और हिस्सा है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा वर्ल्ड बैंक संस्था है, दुनिया भर के लोगों की मदद करता है, दुनिया भर में जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें वो फंडिंग करता है, अच्छे अच्छे काम आता है। अब ये जो जितने कैरेक्टर हैं, इन कैरेक्टर्स के साथ में एक हमारे सरकार का भी कैरेक्टर है, हमारे पूरे जो लीगल फ्रेमवर्क है उसका कैरेक्टर है, और इस देश के भ्रष्टाचार का भी कैरेक्टर है। स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से, और वो लड़का है एक रिपोर्टर द डेली टेलीग्राफ का। वो लड़का घूमता ये कहता हुआ कि उसकी एक आंटी है, उनका जीवन खतरे में है, उनके परिवार में कोई आदमी किडनी देने वाला नहीं है, तो वो किडनी खरीदना चाहते हैं, और इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए वो पहुंचता है म्यांमार यानी वर्मा में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल हिंदुस्तान का जाना माना अस्पताल है, उसकी एक ब्रांच है। उस ब्रांच में पहुंचकर वहां उनको बाकायदा अपोलो के लेटर हेड पे एक एस्टीमेट दिया जाता है। उस एस्टीमेट में बताया जाता है कि उस आदमी के जाने और आने का इंडिया का किराया कितना लगेगा। जब म्यांमार में भी ये गैरकानूनी है, जैसे भारत में संबंधियों के अलावा किसी से किडनी लेना गैरकानूनी है, इस तरह से म्यांमार में भी है। और उसको ये भी बताया गया कि कितना पैसा लाने ले जाने में लगेगा, कितना फीस लगेगी, कितना पैसा उस आदमी को देना पड़ेगा। ये बात लिख के नहीं बताई गई कि उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। बाकी जो उसके लिए ज़रूरत है, फैमिली ट्री, फैमिली फ़ोटोग्राफ्स, ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं ना, जिसके आधार पर आप उस आदमी को परिवार का सदस्य बता सकें, तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का खर्चा, ये सारी चीज़ बनाकर एक मोटा खर्चा उनको बताया गया। और उस खर्चे में ये कहा गया कि एक 27 साल का लड़का जिससे उसकी मुलाकात कराई गई, और ये बताया गया कि ये गरीब है, इसके पास पैसे नहीं हैं और ये किडनी दे देगा। 33,000 रुपये का खर्चा डॉक्यूमेंट तैयार करने का बताया गया। 16,700 रुपये का खर्चा जो मेडिकल बोर्ड होता है उसके रजिस्ट्रेशन का बताया गया। एक बाकायदा बोर्ड होता है जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी और इसके अलावा अस्पताल के लोग, सब लोग बैठते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं उसमें। और जो डोनर है उसका इंटरव्यू किया जाता है, उससे पूछा जाता है भाई ज़बरदस्ती तो जैसे कोई नहीं ले रहा है, लालच से तो नहीं ले रहा है, तू इनका रिश्तेदार कैसे है, तू इनका पहचान का कैसे, वगैरह वगैरह, ताकि किसी गलत आदमी की किडनी ना ली जा सके।
उनको बताया गया कि भाई साहब आप जो है वो निश्चिंत रहो, ये जाएगा, इसका इंटरव्यू होगा, लेकिन ये सब दिखावे का इंटरव्यू होगा, इस इंटरव्यू से कुछ होगा नहीं। ये रिपोर्ट किया है द डेली टेलीग्राफ ने, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो कुल मिला के जो खर्चा बताया गया उसमें 70-80 लाख रुपए अलग से उस आदमी के नाम पे लिए गए, गरीब आदमी के नाम पे, जो म्यांमार में रहता है। यहाँ पे एंट्री होती है कि वो आदमी इतना गरीब क्यों है और इतना अभावग्रस्त क्यों है। तो आप म्यांमार के हालात देख लीजिए। वहाँ पे एक सैनिक तानाशाह जिसका विरोध कोई भी नहीं कर रहा, आसपास बहुत सारे सभ्य डेमोक्रेटिक देश बैठे हुए हैं, भारत जैसा देश बैठा हुआ है, चाइना वहाँ आराम से उसको सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश भी बगल में बैठा हुआ है, वो भी लोकतंत्र होने की बात करता है। कोई भी उस सैनिक तानाशाह के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। हालत ये है कि भारत की सीमा के नज़दीक वो हवाई हमले कर चुका है अपनी ही आबादी के ऊपर, जुंटा, मिलिट्री जुंटा आपने सुना होगा, और उस जगह पर लगातार संघर्ष चल रहा है और उसके बीच में गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। जिनको यहाँ पर लोग कहते हैं कि म्यांमार से जो हमारे यहाँ पे रोहिंग्या आए हुए हैं बांग्लादेशी, इनको बाहर करो वगैरह वगैरह व्हाट्सएप में, उनको पता ही नहीं है कि रोहिंग्या जो है वो बांग्लादेशी नहीं है, रोहिंग्या म्यांमार के हैं। म्यांमार की सरकार उनको प्रताड़ित करके, मार पीट कर, सरकार नहीं वहाँ की फ़ौज, उनकी हत्याएं करके उनको अपने देश से भगा रही है। अगर कोई ऊँच चौपड़ करता है तो मार देते हैं, तो वो उनको वहाँ से भगा दिया। बांग्लादेश उसको घुसने नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि तुम हमारे नागरिक नहीं हो, वो कह रहे हैं कि तुम हमारे नागरिक नहीं हो, भारत कह रहा है तुम हमारे नागरिक नहीं हो। और ऐसी स्थिति में उनकी जो दयनीय हालत है उसमें वो लोग अलग अलग देशों में शरण ले रहे हैं। भारत में भी उनको शरण मिली हुई है, कई लोग सरकार ने ऑफिशियली शरण दी हुई है, कैंप में रहते हैं, दिल्ली में भी कैंप है। ऐसा कोई भारत में आके वो रोहिंग्या घुसपैठिए नहीं है वो, जो आपको समझाया जाता है। तो जिस तरह से रोहिंग्या प्रताड़ित हैं, उसी तरह से पीड़ित ये 27 साल का लड़का है जो अपनी किडनी बेचने को मजबूर है। यानी यहाँ पर भी आप राजनीतिक तंत्र की एक भूमिका देखते हैं। इसके बाद में वो जब यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद में बहुत सारे अधिकारी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, तमाम सारे लोग जब उसकी बाकायदा इंटरव्यू लेते हैं और वो उसमें पास हो जाता है। ये खबर रिपोर्टर द टेलीग्राफ में छापता है। जब ये खबर छपती है तो पता चलता है इस मामले में अपोलो अस्पताल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल दिल्ली का। और ये कहा गया कि वो उसके डॉक्टर संदीप गुलेरिया पद्मश्री हैं। भारत सरकार ने 2019 में रामनाथ कोविंद के हाथ से उनको, जो राष्ट्रपति थे, माननीय राष्ट्रपति या कहेंगे महामहिम राष्ट्रपति, उनके हाथ से उनको पद्मश्री दिया। पद्मश्री राष्ट्रपति देते हैं, फैसला कैबिनेट करती है, सरकार करती है। कैबिनेट जो होती है, टेक्निकली जिनको नहीं पता है बता दूं, भारत में जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति का सलाहकार है और राष्ट्रपति उसकी बात मानने को बाध्य हैं, उनकी सलाह मानने को। वो नाम भेजती है कैबिनेट, मतलब कैबिनेट को के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वो 2019 में संदीप जी का नाम भेजते हैं, संदीप गुलेरिया का, और उनको पद्मश्री मिलता है। संदीप गुलेरिया रणदीप गुलेरिया के भाई हैं। रणदीप गुलेरिया केंद्र सरकार के ब्लू आइड बॉय हैं, एम्स के डायरेक्टर थे और कोविड के दौरान उनकी उस विषय में विशेषज्ञता ना होते हुए भी उन्होंने लगातार कोविड पर ज्ञान दिया और तरह तरह से कहा जाता है कि टीका लॉबी को लाभ पहुंचाने वाला काम किया। इनके पिताजी भी डॉक्टर थे। इन महोदय का नाम इस मामले में आ रहा है क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट का जो डिपार्टमेंट है उसको यही हेड करते हैं और कई सारे ऑपरेशन ये खुद करते हैं। करीब 1200 से ज़्यादा अपोलो अस्पताल में अकेले इस तरह के किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, ऐसा दावा किया है द डेली टेलीग्राफ ने। द डेली टेलीग्राफ यूके का अखबार है और वो अपनी बेहतरीन पत्रकारिता के लिए जाना जाता है और दुनिया भर में इस तरह के खुलासे वो अखबार करते रहते हैं क्योंकि वहाँ होती है पत्रकारिता। यहाँ पे लाला जी मीडिया के और इनके जो बड़े बड़े जो एडिटर होते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के, ये जाते हैं, मंत्री जी से मिलके आते हैं, उनके पास जाके अपनी बातें करते हैं। फिर मंत्री जी कहते हैं कोई बात नहीं हुजूर आपका हुक्म बजाएंगे, तो वो कहते हैं लो भाई इनको इतने पैसे दे दो। वहाँ से ये मदद लेके आ जाते हैं। जनता से भी वसूल करते हैं, सब्सक्रिप्शन के नाम पे चैनल लोगे तो 25 रुपये महीना, कोई कह रहा 20 रुपये महीना देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ
ये विज्ञापन में भी माल बटोरते हैं। देश के जो बड़े चैनल हैं उनमें कभी कभी 30 मिनट में 25 मिनट, 20 मिनट, 18 मिनट, 17 मिनट विज्ञापन होता है। हर तरफ से ये माल बटोरते हैं और ये सब लोग इतना माल बटोरते बटोरते इतना डरे हुए होते हैं कि जब दूसरे अखबार ने खुलासा कर दिया, द डेली टेलीग्राफ ने कर दिया, तब भी अपोलो अस्पताल इस देश में बड़ी खबर नहीं बना। एक तो वजह ये थी, दूसरा उसमें सारे के सारे इस सरकार के नज़दीक के लोग नज़र आ रहे थे। सिर्फ इतना नहीं था कि अपोलो अस्पताल को इस किडनी रैकेट में इन्वॉल्व था, इससे भी बड़ी बात यह है कि जो अपोलो अस्पताल है जिसका नाम आ रहा है, पहले मैं आपको बता दूं, इसमें अपोलो अस्पताल की एक सफाई आई है। अपोलो अस्पताल का कहना है कि उनके यहाँ पे सारे सिस्टम बहुत फुल प्रूफ हैं, बहुत मजबूत व्यवस्था उन्होंने बनाई हुई है और ऐसे में ये जो किडनी विडनी के कारोबार वारोबार करने का हमारे सिस्टम में कहीं कोई स्कोप नहीं है और किया ही नहीं जा सकता। ये उनकी वो है और उसके अलावा वो उसकी देखभाल भी करें, जांच भी करें कि ये हुआ तो हुआ कैसे। ये अपोलो अस्पताल का जवाब है और वो ये कह रहे हैं कि जो आरोप हैं वो सिर्फ अनुमान पे आधारित हैं वगैरह वगैरह। अब सिस्टम चाक चौबंद है, ये तो सरकार का भी सिस्टम चाक चौबंद है। बोर्ड बैठता है, इंटरव्यू करता है पेशेंट का, तो चाक चौबंद सिस्टम होने का मतलब ये नहीं है कि अपराध नहीं हुआ होगा। खैर, अब इस पे आते हैं कि ये सरकार, एक रिपोर्ट पढ़िए आप पहले, जिससे आपको लगेगा ये 2017 में रिपोर्ट आई है, 2017 में। और ये पैसे किसने इन्वेस्ट किए हैं? वर्ल्ड बैंक की तरफ से। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वर्ल्ड बैंक की सहयोगी संस्था है, वर्ल्ड बैंक की शाखा मान लीजिए, उसने किए हैं। वर्ल्ड बैंक वो जो संस्था है जो पूरी दुनिया में कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने के लिए पैसे देती है अलग अलग देशों के उत्थान के लिए। उसने ये पैसा दिया, 12 करोड़ यूरो का पैसा, पौंड नहीं यूरो है। और ये जो है अपोलो हॉस्पिटल में इन्वेस्ट किया गया। 2017 की वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है, ये टेलीग्राफ ने कोट किया है, कहती है कि अपोलो नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए उसने फंडिंग यूज़ दी है और वो उसने यूज़ की है। और परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोविजन ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज फॉर लो इनकम पेशेंट्स एंड इंडियाज स्मॉलर लेस डेवलप्ड सिटीज़। भारत में छोटे शहरों में स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाने और गरीबों के लिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए अपोलो अस्पताल को ये पैसे दिए गए। अपोलो अस्पताल का भी इलाज कराने जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अपोलो हो, मैक्स हो, फोर्टिस हो, बहुत सारे अस्पताल हैं इस तरह के, कॉरपोरेट अस्पताल, मेदांता। आपको पता है इन अस्पतालों में किस चीज़ के इलाज के कितने पैसे लगते हैं? कोई नहीं बता सकता। आप अस्पताल में भर्ती होंगे, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज वाले हैं या किसी और पैनल पे हैं, तो आपका टैरिफ अलग है, यानी वही ऑपरेशन होगा, आपसे 1.5 लाख रुपया लिया जाएगा। अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी से हो सकता है ये 2-2.25 लाख ले लें, या हो सकता है 1.5 लाख की जगह 2.25 लाख लें। लेकिन अगर आप कैश वाले हैं, मतलब आप इत्तेफाक से आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया और आपका कोई पैनल भी नहीं है, आप भारत के आम नागरिक हैं, ना तो सरकारी दामाद हैं और ना ही आपने कोई बीमा कराया हुआ है, तो फिर समझिए कि वो आपको 2.5-3 लाख रुपए में नाप देंगे। और ये जो बिल बनता है उसी एक ऑपरेशन का, एक ऑपरेशन, एक डॉक्टर, वही ऑपरेशन थिएटर, 3-3 तरह के बिल क्यों? और इसके अलावा अगर आपने कैसा वार्ड लिया है, अगर आपने सिंगल रूम लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप एक रूम में 2 लोग शेयरिंग है, पैसे लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको रूम का किराया कम है, रूम का किराया ही नहीं बढ़ता है। अस्पताल में मिलने वाली हर सुविधा का दाम बढ़ा दिया जाता है। आप सिंगल रूम में ड्रेसिंग कराएंगे तो 150 रुपये का वो लगेगा, 200 रुपया लगेगा। वैसे इन अपोलो मैक्स वगैरह में 500 से नीचे कुछ होता ही नहीं एक ड्रेसिंग करने का। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कान साफ करने का हो, इस तरह का हो, बहुत सारा। और अगर आप सिंगल रूम में चले गए तो वही पैसा डबल हो सकता है आपका। इस तरह से इनका टैरिफ होता है इन अस्पतालों का। अब सरकार को, इस देश के लोगों को ये पूछना बनता है कि नहीं बनता है, क्या हम लोग इस देश में अगर एक जगह इलाज कराने जा रहे हैं तो क्या हर आदमी को अलग अलग रेट लगाओगे भैया? और ये हो रहा है, इन सारे कॉर्पोरेट अस्पतालों में ये हो रहा है।
महंगी महंगी दवाएं, महंगे महंगे इलाज, सबसे महंगी दवा आपके लिए लिखी जाएगी और कहेंगे नहीं कराइए, बहुत ज़रूरी है। अब आपका पेशेंट पड़ा हुआ अंदर, आप कहोगे भैया करा लो यार, इसी दिन के लिए पैसे बचाने थे क्या? क्या इसी में पैसे बचाने हैं? मेरे पिताजी अंदर ऑपरेशन टेबल पे हैं और ये मुझसे कह रहा है कि ये 18,000 का कैप्सूल ले आओ, इंजेक्शन ले आओ। ये तो इंजेक्शन तो बाज़ार में जो है वो 5,000 का मिल जाएगा। फिर आपका मन करेगा यार पिताजी का मामला है, जो है दे दो। तो अब आप सोचिए सर, अब देखिए वर्ल्ड बैंक की जो फंडिंग आती है वो कैसे आती है? अपने आप आ जाती है? नहीं, जो भारत में लोग बैठे हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर्स हैं, सरकार के लोग हैं, मंत्रालय के लोग हैं, अस्पताल के लोग हैं। वर्ल्ड बैंक किसी भी देश में कोई भी काम सरकार की मर्जी के खिलाफ नहीं करता है। उस फंडिंग के लिए सरकार कहीं ना कहीं भूमिका निभाती है। अब आप सोचिए, अस्पताल का चीफ जो है उसको पद्मश्री मिला हुआ है, पता नहीं कितने वीआईपीज का वो ऐसे इलाज कर चुका होगा। हिंदुस्तान का एलीट क्लास कुछ नहीं बोल रहा है। गरीबों के इलाज के लिए जिस अस्पताल के पैसे आते हैं, हिंदुस्तान में 95% लोग उस अस्पताल में इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। 95% लोग ना तो अपोलो में, ना मैक्स में, ना फोर्टिस में इलाज कराने की सोच सकते हैं। वो अस्पताल वर्ल्ड बैंक से जो फंडिंग आ रही है उसको दी जा रही है। अब ये मांग उठ रही है कि इस फंडिंग को कैंसिल किया जाए। ये अस्पताल तो किडनी के रैकेट में फंसा हुआ है। तब ये पता चल रहा है कि भैया अंदर ही अंदर तो ये कहानी चला रही थी सरकार, हमको तो पता ही नहीं था। मीडिया हमारा तो एकदम किसी दूसरी चीज़ में लगा रहता है। अपमान क्यों हो गया, सम्मान क्यों हो गया हमें। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की बात आ रही है तो एक और किस्सा बताता हूँ। एक प्रोजेक्ट आया गंगा की सफाई का, गंगा के डेवलपमेंट का। उस डेवलपमेंट का क्या हुआ, एक स्टीमर सर्विस चलाई गई बनारस से और वो बांग्लादेश तक जाएगी। आधा मज़ा बांग्लादेश के लोग लेंगे। उस सर्विस के लिए वर्ल्ड बैंक से फंडिंग की गई और भारत के अमृतकाल से 1 साल पहले वो स्टीमर चलाया गया। उस स्टीमर में गंगा की श्रद्धा और तमाम सारी बात आप करते हैं, वो स्टीमर अंदर चल रहा होता है। वहाँ पे विदेशी मेहमान होते हैं, वहाँ शराब, मुर्गा, दारू सब कुछ उनके टैरिफ में। मैंने पूरा वीडियो बनाया था और वो उसमें शिप चलता है और आप हिंदुस्तान के गुलामी की निशानियाँ मिटाने के नाम पे कानून बदल रहे हो। उस शिप के अंदर, शिप नहीं है वो एक स्टीमर है, बड़ा सा याट है, और उसके अंदर जो रूम बने हुए हैं, वाइसरॉय रूम, ये रूम, वो रूम, इस तरह के, मतलब पूरे अंग्रेजी राज वाले, गुलामी की निशानी वाले रूम बने हुए हैं। उस पूरे प्रोजेक्ट का भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत महिमा मंडन किया था, बहुत तारीफ की थी। वर्ल्ड बैंक का पैसा था, एनवायरनमेंट के नाम पर आया था। ये देश इस तरह चलता है। इसमें सरकारों का आपने रोल देख लिया, यहाँ की देख ली, म्यांमार का देख लिया, देश के हेल्थ सेक्टर की हालत देख ली आपने, किस तरह से हेल्थ सेक्टर देश में लोगों को तरह तरह से लूट रहा है। खुली लूट है। ये लूटी तो है कि एक आदमी से कहोगे कि ऑपरेशन का 1.5 लाख, दूसरे से कहोगे 2.5 लाख, उसी अस्पताल में। एक चीज़ का एक पैसा एक आदमी से, दूसरे आदमी से। वो भी पैसा, हालत यह है कि इन लोगों ने जो ज़मीन है, इस अस्पताल की ज़मीन भी इनको दिल्ली सरकार से मिली थी। शीला दीक्षित थी उस समय, शीला दीक्षित भी नहीं, शायद मदन लाल खुराना या साहिब सिंह थे, शीला दीक्षित रही होंगी। ज़मीन मिली फ्री में और उन्होंने वादा किया कि हम गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे, करते ही नहीं थे। अरविंद केजरीवाल वाली सरकार आई तो भारत का एलीट जो है वो केजरीवाल को तो कुछ समझता नहीं, तो केजरीवाल ने अड़ गया। तो अब जाके इन्होंने कुछ अलग से एक जगह पे बिस्तर डाल दिए, कुछ बहुत सरकारी अस्पताल टाइप का, वहाँ गरीबों को, कुछ गरीबों को इलाज होता है। अब केजरीवाल ने ये भी कर दिया कि इन अस्पतालों में मरीज भर्ती इनके ऊपर नहीं है, सरकारी अस्पताल में जब बेड भरे होंगे तो वो वही भेज देंगे वहाँ से अपोलो, और वहाँ पे जाके भर्ती हो जाओ। तब जाके इन्होंने 10-15 साल अदालतों में चक्कर लगे हैं सरकार के, अदालतों से मुकदमा जीता है, तब जाके गरीबों को इलाज करने की सुविधा मिली है। ये वो अस्पताल है। वर्ल्ड बैंक से इनको मदद दिलाई गई, कोई भी सरकार हो। तो ये है एक देश की हकीकत, और एक किडनी रैकेट के ज़रिए सामने आ रही है। एक ऐसा किडनी रैकेट जिसमें इस देश के कर्णधार पद्मश्री डॉक्टर साहब का नाम आ रहा है,
उनके बड़े भाई साहब सरकार के एकदम खास थे। हमने रोज़ देखा वो कोरोना के टाइम में उनका विषय नहीं था, वो उस पर रोज़ भाषण देते थे। रणदीप, अब इस खुलासे से एक समस्या और खड़ी हो गई है। समस्या ये खड़ी हो गई है कि अगर बदनामी होती है भारत की, जैसे कि अब इससे हो रही है, तो ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट अस्पताल हैं, इनके यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी मरीजों की आमद होती है। बाहर से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। अगर बात फैल गई तो बदनामी होगी। तो भारत सरकार, वैसे दुनिया बैठा रहे पहलवान धरने पे, क्या फ़र्क पड़ता है, किसान कहीं बैठा रहे, यहाँ पर इन अस्पतालों की सेहत पर असर पड़ रहा है। भले ही अपोलो का नाम आया हो, मैक्स वाला कह रहा है, फोर्टिस वाला कह रहा है, मेदांता वाला कह रहा है, सर ये तो बदनामी हो जाएगी, इस तरह से भारत में हो रहा है ये वो। तो अब भारत सरकार ने एक जांच घोषित कर दी है। अब एक जांच होगी, जांच के बाद पता लगाया जाएगा कि इन अस्पतालों में सचमुच ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जांच चलेगी कुछ समय तक, फिर कोई बड़ा खुलासा आ जाएगा, बड़ी खबर आ जाएगी किसी और फील्ड की। कहीं पे कोई नेहरू जी को कुछ बोल देगा, कोई कहीं पे कोई सांप्रदायिक रायता फैला देगा, सबका ध्यान उधर चला जाएगा। तब शांति से जांच कर पाएंगे, रिपोर्ट दे पाएंगे। ऐसा ही ये मुल्क चलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें। नमस्कार, जय हिंद। फेसबुक पे पेज जो है ना, वो गिरजेश वर्सेस जर्नलिस्ट नाम से है। नॉकिंग न्यूज़ का पेज हैक हो गया था।